हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एचजीएस और झारखंड का जो पीसीएसजी का एग्जाम होने वाला है 10 मार्च, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम वीडियोस बना रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार। इसके चार ऑप्शन है। संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य की सिवाय संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और सिक्किम राज्यों की सिवाय संपूर्ण भारत पर है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, 31 अक्टूबर 2019 से पहले जो हमारे कानून है वो जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से हमारे सभी कानून जो है जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये जो अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया पर होता है, संपूर्ण भारत पर होता है। इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविदा अधिनियम में है संविदा विधि की पूर्ण संहिता। भैया पूर्ण संहिता तो नहीं है, इसके लिए अलग अलग भी कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कानून बने हैं। पार्टनरशिप एक्ट भी बना हुआ है, सेल्स ऑफ द गुड्स एक्ट भी बना हुआ है। मात्र संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत, संविदा विधि के सामान्य और तीन विनिर्दिष्ट संविधाएं, या संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट सिद्धांत तो संविधाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि घ जो है ये बिल्कुल सही है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविदा अधिनियम दो भागों में है, एक में सामान्य सिद्धांत और दूसरे में विनिर्दिष्ट संविधाएं हैं। इसके बाद जो है तीसरा क्वेश्चन है कि संविदा विधि का प्रभाव है भूत लक्ष्य है भविष्य लक्ष्य है। तो हम जानते हैं कि जनरली जितनी भी सारवान विधियां हैं, सब्स्टेंटिव लॉज हैं, इनका जो इफेक्ट होता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि भविष्य लक्ष्य होता है। इसलिए आंसर बी सही है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, भूत लक्ष्य प्रभाव इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें यह कहा गया है कि प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है, यानी कि प्रपोजल को कहां पर डिफाइन किया गया है। तो वो हम जानते हैं 2A में जो है प्रपोजल है, 2B में जो है वो क्या है, 2B में एक्सेप्टेंस यानी कि प्रोमिस को बताया है, सेक्शन 11 में तो कॉम्पिटेंसी की बात की है, और सेक्शन 16 में जो है आप जानते हैं 16 में एंड्यू इन्फ्लुएंस की बात कही गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। इसी के साथ इसने कहा कि कैनिक है को उसकी सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से एक लूना मोपेड 5,000 रुपए में विक्रय करने के लिए एक पत्र लिखा, यानी कि ए है। ए ने जो है बी को जो है एक लेटर लिखा और कहा कि वह उस लूना को विक्रय करने का इच्छुक है। जी आपके पास जो लूना है मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। उक्त कार्य के लिए कहा जाता है। तो कहने क्या क्या है, प्रस्ताव क्या है। सपोज करो आपके पास मोबाइल है, मैं आपको जो है लेटर लिखता हूँ कि जी मैं आपका ये मोबाइल खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे बेचोगे। तो क्या है, ये मेरी तरफ से प्रपोजल है। तो इसका आंसर जो है ए जो है वो सही है। इसके बाद कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है। तो ये मिस्टेक है। तो आप जानते हैं कि जो टू बी है यानी कि है जो लिखा है इसमें मिस्टेक है। तो वो जो है प्रोमिस को बताती है और वहीं पर जो है स्वीकृति को बताया गया है, यानी कि जब प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो स्वीकृत होने के बाद जो है वो वचन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें अगला क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक स्वीकृत प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना स्वीकार हो गई तो हम मान जानते हैं कि प्रस्तावना स्वीकार होने के बाद वो कायम बन जाती है, वचन बन जाती है। ये 2B में बताया गया है। तो इसका आंसर सी जो है वो सही है। इसके बाद जो है कहा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार एक अनुबंध है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। इसके बाद कहा कि प्रस्तावना प्रतिगृहित हो जाने पर, तो भैया अभी बताया कि जब जब जो प्रपोजल है जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो इसका आंसर ए सही है। और इसमें कहा अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। देखो, जब भी आप क्वेश्चन को देखें पहले उसे सही से पढ़ें। तो इसमें कहा कि कौन सा वाक्य सही नहीं है। मौखिक स्वीकृति ही वैध स्वीकृति होती है, स्वीकृति लिखित लिखित में होनी चाहिए, स्वीकृति संसूचित होनी चाहिए, स्वीकृति विहित रीति में होनी चाहिए। तो हम जानते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो ओरली भी हो सकती है, रिटिन में भी हो सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कह देना कि जो ओरल एक्सेप्टेंस है वही जो है वैलिड होगी, ये सही नहीं है। इसलिए जो इसमें आंसर जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। इसके बाद कहा कि स्वीकृति के लिए केवल मानसिक संकल्प ही स्वीकृति है तो पर्याप्त नहीं होगा, बोलना लिखना या कोई अन्य रूप बाहरी प्रकटन के लिए होना ही चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं, भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसी के साथ फिर कहता है कि भारतीय संविधान अधिनियम की 1872 का निर्वचन खंड निम्न में से उद्बंधित है, यानी कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है वो कहाँ पे है? हम जानते हैं सेक्शन 2 में है। तो इसका आंसर जो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है।
ये कहता है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। तो भैया ये तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन है, तो कहता है वो क्या है भैया, करार है। तो इसका आंसर जो है वो सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है एक वचन के तत्वों की संख्या है, यानी कि प्रोमिस में कितने वचन होते हैं। प्रोपोजल प्रोपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो दो होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन जो है ए सही है। इसके बाद कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता है जिन पर वह वार्ता के लिए सहमत है, तो वो कहलाएगा। यानी कि अगर जो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी अंतिम सहमति अभिव्यक्त किए बिना, उसने अपनी जो है अभी फाइनल कंसेंट उसको दी नहीं है, बिना कुछ निबंधन प्रस्तावित करता, कुछ शर्तें देता, तो जिस पर वह वार्ता करने के लिए सहमत है, तो भैया ये क्या होता है, प्रस्तावना के लिए निमंत्रण होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, ये हम जानते हैं। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यह सिद्धांत की किसी पूछताछ के संबंध में दी गई सूचना प्रस्थापना के लिए आमंत्रण होती है। कि अगर जो कुछ पूछताछ हो रही है तो वो क्या है कि सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है। ये किस में कहा गया था, हार्वी बनाम ट्रेसी के बाद में जो है ये कहा गया था। और याद रखना ये एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कह रहा है कि दुकान के शोकेस में प्रदर्शित कीमत की स्लिप लगाकर माल है। कि अगर जो कोई दुकान है उसमें माल लगा है, उस पर स्लिप लग दिया, तो इनविटेशन टू ऑफर है, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है। और इसके बाद कहा कि विधिक सिद्धांत जो हार्वे बनाम ट्रेसी के बाद में प्रतिपादित हुआ था प्रथम बार भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में अनुसरित किया गया, वो तो याद रखना डीआई मैकफर्सन बनाम एम एन अपन्ना का जो केस है, इसमें जो है हार्वे बनाम फेसी के बाद में जो डिसाइड हुआ था उसमें जो है लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्तावना के आमंत्रण से संबंधित है। तो हम जानते हैं हार्वे बनाम फेसी का वाद जो है वो प्रस्तावना के आमंत्रण से जो है संबंधित है। और ये इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा सामान्य प्रस्ताव पर प्रसिद्ध वाद है। तो हम सब जानते हैं बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का वाद जो है वो सामान्य प्रस्तावना पर जो है एक प्रसिद्ध वाद है। इस तरीके से हमारी सीरीज आती रहेंगी और जितने भी हैं हम डे बाय डे सभी को डिस्कस करेंगे। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।